नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और इस वक्त प्राइम टाइम में सबसे पहले बात करेंगे नरेंद्र मोदी की उस बैठक की जो अभी चल रही है। आपको बता दें कि इस बार नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक की है दिल्ली में यूक्रेन हालात पर। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग चल रही है यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए और किस तरह के प्रयास किए जाने ये बैठक में तय होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप पुरी मौजूद हैं, किरण रिजिजू, पीयूष गोयल, वीके सिंह भी मौजूद हैं। तो लगातार रूस और यूक्रेन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन की बैठक भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ वहां जो फंसे हुए नागरिक हैं उन्हें कैसे निकाला जाए, छात्रों को कैसे लाया जाए, इसके लिए एक बड़ी बैठक। तो इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से छात्रों को निकालने के लिए एक बड़ी बैठक की थी और इस बैठक के साथ यह तय किया गया था कि आखिर वहां से छात्रों को किस तरह निकाला जाए, वहां फंसे छात्रों को बाहर लाने के लिए क्या कोशिशें की जाए। तो इसके मुताबिक 4 मंत्री को यूक्रेन बॉर्डर से लगे 5 देशों में भेजा जाएगा। शुरुआती जानकारी के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया, मालडोवा और जनरल वीके सिंह को पोलैंड, हरदीप सिंह पुरी को हंगरी और किरण रिजिजू को स्लोवाकिया में भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार ने फंसे छात्रों को निकालने के लिए एक वैकल्पिक रेल रूट की पहचान की है। रेल रूट पश्चिमी यूक्रेन के उझोरोड से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट तक जाता है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और उनके परिजनों को भरोसा दिलाया है कि भले ही आप मंगल ग्रह पर ही क्यों न फंसे होंगे, हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार की यही सोच है। और उधर यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों की अगर बात करें तो लगातार छात्र फंसे हुए हैं और कई छात्र डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि डिनिप्रो शहर में 500 स्टूडेंट्स 8 दिन से घरों और बंकरों में बंद है। यूक्रेन सरकार ने इन्हें कोई मदद नहीं की, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोगों में भारत के लड़ाई में साथ नहीं देने को लेकर गुस्सा है। ऐसी परिस्थितियों में इंडियन स्टूडेंट्स ने एक दूसरे की मदद करने के लिए अपना नेटवर्क तैयार किया है। उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स इन डिनिप्रो नाम से 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। इनकी एडमिन भोपाल की बेटी आर्या श्रीवास्तव है। आर्या का कहना है कि वे अपनी फीस के रुपए खाने समेत दूसरी चीज़ों के लिए खर्च कर रहे हैं। मार्च में सभी को फीस जमा करनी होती है। इसके लिए लगभग हर स्टूडेंट्स के पास 1.5 से 2 लाख रुपए हैं। असल समस्या वे यूक्रेनी यंगस्टर्स हैं जिन्होंने यूक्रेन सरकार ने उन्हें हाथों में उनके हथियार थमा दिए हैं। इन लोगों के मन में अब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए गुस्सा पनप रहा है। आर्या ने बताया कि शाम 6 बजे के बाद कोई भी इंडियन स्टूडेंट बाहर नहीं निकल सकता है। सायरन बजते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। तो यूक्रेन और रूस का ये लड़ाई का, इस युद्ध का आज 5वां दिन है और इस 5वें दिन की अगर बात की जाए तो एक अपडेट ये रहा कि बेलारूस बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई है। करीब 3.5 घंटे तक बैठक चली है। बैठक के दौरान यूक्रेन ने शर्त रखी है पूरे देश में सेना वापस बुलाई जाए। ये रूस से कहा है यूक्रेन ने। तो यूक्रेन हमले के बाद ये देखिए आप 5वां दिन है उसका। 3.5 घंटे करीब ये बैठक चली है बेलारूस बॉर्डर पर। यूक्रेन हालात पर पीएम मोदी की भी हाई लेवल मीटिंग हो रही है। बेलारूस बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई है। रूसी न्यूक्लियर ट्रायड को अलर्ट पर रखा गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ईयू में शामिल करने की मांग उठाई है। रूस ने अमेरिका ने नागरिकों को वापस बुलाया। आपको बता दें कि रूस में जितने भी अमेरिकन नागरिक हैं, अमेरिका ने उन्हें वापस बुलाने की बात कही है।
और अगर आपको बताएं कि रूस बनाम यूक्रेन की इस जंग में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर किसी के पास है तो वो रूस के पास है, क्योंकि गैस का सबसे बड़ा सप्लायर रूस है। और ऐसे में अगर ये युद्ध आगे चलता है तो आने वाले समय में बाकी देशों को भी एक बड़ी समस्या उठानी पड़ सकती है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग रोज दर रोज भयानक होती जा रही है। यूक्रेन पर हमले के दिन से ही यूरोप में गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच जर्मनी के चांसलर ने रूस से जर्मनी के बीच तैयार हो रही नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पर रोक लगा दी है। फिलहाल यूरोप के कई देश नेचुरल गैस रूस से ही लेते हैं, लेकिन जंग के जारी रहने के हालात में उन्हें कुछ और रास्ते तलाशने होंगे। दुनिया भर में कुदरती गैस की जो मांग है उसका 10% हिस्सा अकेले रूस पूरा करता है। वहीं यूरोपीय डिमांड के मामले में यह हिस्सा बढ़कर 40% हो जाता है। यूरोप के कई देशों में गैस की सप्लाई 2 पाइपलाइंस के जरिए होती है। पहली है यमल यूरोप पाइपलाइन, जो बेलारूस और पोलैंड से होकर गुजरती है। वहीं दूसरी पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम 1, जो कि यूक्रेन से होते हुए जर्मनी तक जाती है। मौजूदा हालात में रूस यूरोप को बेची जाने वाली नेचुरल गैस पर रोक लगा सकता है, और ऐसा हो भी सकता है कि युद्ध के दौरान यूक्रेन से गुजरने वाली पाइपलाइन ही बर्बाद हो जाए। रूस से यूरोपीय यूनियन को साल भर में 150 से 190 अरब घन मीटर गैस की सप्लाई होती है, और इतने कम समय में इसका ऑप्शन तलाशना भी आसान नहीं होगा। रूस से गैस की सप्लाई में कमी आई तो यूरोपीय यूनियन का गैस भंडार 20 अरब घन मीटर के निचले स्तर पर जा सकता है। रूस से गैस की सप्लाई बंद होने पर कुछ देशों के पास दूसरे ऑप्शन भी हैं। जर्मनी, जो कि रूस से आने वाली गैस का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, वो ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड से गैस की सप्लाई लेकर अपना काम चला सकता है। नॉर्वे, जो कि रूसी गैस का दूसरा सबसे बड़ा यूरोपीय ग्राहक है, उसके लिए रूसी सप्लाई बंद होने से मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दक्षिणी यूरोप के देश ट्रांस एड्रियाटिक पाइपलाइन के जरिए इटली से और ट्रांस एनाटोलियन नेचुरल गैस पाइपलाइन के जरिए तुर्की से गैस ले सकते हैं। पड़ोसी देश इंटरकनेक्टर्स के जरिए गैस भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसका खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। कई वर्षों से यूक्रेन और रूस के बीच गैस सप्लाई की वजह से टकराव रहा है। इससे पहले भी 2006 में रूस के गेज़प्रोम ने एक दिन के लिए सप्लाई बंद कर दी थी। साल 2009 में तो पूरे यूरोप में गैस की सप्लाई रोकी गई थी, जबकि 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस ने कीव को गैस की सप्लाई रोक दी थी। नवंबर 2015 से यूक्रेन ने रूस से गैस खरीदना बंद कर दिया था। जाहिर है, अगर जंग की वजह से गैस की सप्लाई पर असर पड़ा तो कई देशों में आम जनता को महंगाई का सामना करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि 5वां चरण पूरा हो चुका है, 2 चरण बाकी हैं, 6ठा और 7वां चरण। तो 6ठे और 7वें चरण के लिए बाराबंकी बाकी पूर्वांचल के इलाकों की सीटों की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी। ऐसे में पीएम मोदी 2017 की तर्ज पर काशी में कैंप करके पूर्वांचल के इलाके की सीटों पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद करेंगे। 6वें और 7वें चरण में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी के साथ साथ सीएम योगी की कर्मभूमि गोरखपुर की भी सीटें शामिल हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आजमगढ़, तो बसपा सुप्रीमो मायावती के मजबूत गढ़ माने जाने वाले अंबेडकर नगर की भी सीटें हैं। वहीं जाति अधिकरण वाले छोटे दलों का सियासी प्रभाव भी इन क्षेत्रों में है। यानी कि 2 चरण, ये जो 2 चरण हैं, हर मायने में खास हैं। यूपी के लोगों ने बता दिया है कि यूपी की गाड़ी अब जात पात की गलियों में अटकने वाली नहीं है।
उसने विकास के हाईवे पर रफ्तार भर ली है। और यूपी में जारी इस चुनावी समर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम, क्योंकि दोनों ही अपनी पार्टी के लिए स्टार प्रचारक हैं और इन दोनों ही स्टार प्रचारकों को दिल्ली से कमान सौंपी गई है और आखिरी 2 चरणों के लिए ये भी घमासान में जुटे हुए हैं, यानी कि सभाएं लेने में लगे हुए हैं। यूपी चुनाव के 5 दौर पूरे हो चुके हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अपने अपने दलों की नुमाइंदगी करने के लिए यूपी दौरे पर पहुंचे। तूफानी दौरे पर निकले शिवराज ने जाने पहचाने तेवरों के साथ समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सपा की साइकिल में करप्शन का पहिया लगाए, भ्रष्टाचार का पहिया, और पैडल लगाए कमीशन का, और चलाते हैं इसको माफिया। अगर ये साइकिल होती तो जनता तबाह और बर्बाद हो जाती। बचाने वाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और योगी जी है। जब सपा की सरकार थी तो हालत क्या थी? 700 से ज्यादा दंगे हुए थे अखिलेश के राज में। ये अखिलेश नहीं, ये सचमुच में दंगे से। 27 फरवरी को सीएम ने 3 जनसभाएं की। उन्होंने घोसी, सिकंदरपुर और हाटा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस दौरे के दूसरे दिन शिवराज जखनिया, मुंगरा, बादशाहपुर और जफराबाद के वोटरों से रूबरू हुए। कांग्रेस के स्टार प्रचारक के तौर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी यूपी पहुंचे। बघेल ने भी एक ही दिन में 2 बड़ी सभाएं करते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनता का समर्थन मांगा। उन्होंने पहली सभा कुशीनगर के खोटा बाजार में की, फिर वो योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर पहुंचे। यूपी चुनाव में इस बार सभी दलों की नजरें ओबीसी वोटरों पर टिकी हुई हैं। भूपेश बघेल और शिवराज सिंह चौहान दोनों ही ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, इसलिए दोनों दलों ने अपने नेताओं को यूपी में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी चुनाव में इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार मेहनत की, लगातार प्रचार किया। क्योंकि ये दोनों ही ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं। ऐसे में इसे देखते हुए दोनों ही पार्टियों ने इन दोनों नेताओं को यूपी में ओबीसी मतदाताओं को साधने के लिए लगातार मैदान में भेजा, प्रचार में भेजा। हालांकि इनकी मेहनत कितना रंग लाएगी, उससे क्या माहौल बनेगा, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज, लखनऊ। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई ये खबर है। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अहम बैठक हुई है उनकी। रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों की वापसी को लेकर यह बैठक ली गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जानकारी ली है कि आखिर में हालात किस तरह हैं, किस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं और कैसे बच्चों को निकाला जा सकता है। इस संबंध में अधिकारियों से बातचीत की गई है। तो बच्चों के परिजन काफ़ी परेशान हैं और अधिकारियों से भी कहा है कि आपसे अगर कोई वो बात करते हैं या कुछ फ़ोन पर बातचीत होती है, व्हाट्सएप पे बातचीत होती है, तो थोड़ा संवेदनशीलता का ध्यान रखें। माता पिता हैं, परेशान हैं वो। तो भारत में आने पर बच्चों की समुचित व्यवस्था कैसे करनी है, ये भी देखा जाएगा। आज 6 छात्र जो है वो भारत से लौटे हैं। अब तक मध्य प्रदेश के 29 छात्रों की वतन वापसी हो गई है। तो 6 छात्र भारत लौट आए हैं और अब तक मध्य प्रदेश के 29 छात्रों की वतन वापसी हो गई है। और अब बात उस डिनर पॉलिटिक्स की जिसको लेकर लगातार जो है बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बजट से पहले मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये डिनर करने की बात सामने आ रही है। 3 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों को डिनर देंगे। तो विधानसभा के बजट सत्र को लेकर मंत्रियों से चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि जन्मदिन से पहले मंत्रियों को डिनर पर आमंत्रित किया जाएगा। राम के बाद अब बात शिव की हो जाए, क्योंकि कल शिव महारात्रि है और इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी उज्जैन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात कर रही है, जहां दिए लगाए जाएंगे। 21 लाख से ज़्यादा दियों की बात हो रही है। तो शिव को लेकर कांग्रेस राजनीतिकरण का आरोप लगा रही है। गंगा,
सरयू के बाद क्षिप्रा होगी जगमग। वाराणसी, अयोध्या के बाद उज्जैन का नंबर। राम के बाद बीजेपी की शिव भक्ति, सियासत की जलने लगी एक और भट्टी। आपने दिवाली में अयोध्या के सरयू नदी के घाटों को जगमग होते देखा है। आपने विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर वाराणसी के गंगा घाटों को भी दीपों से रोशन देखा है। अब आप उज्जैन में क्षिप्रा तट को दीपों से सजते देखेंगे। मंगलवार को शिवरात्रि के मौके पर उज्जैन में 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। हर घर से 10 दीपक जलाने का आग्रह भी किया गया है। प्रदेश की 9 जगहों पर शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी है। बीजेपी ने सभी कार्यकर्ताओं को शिवालयों में महाशिवरात्रि मनाने को भी कहा है। पूरे उज्जैन में 21 लाख दीप लगाए जाएंगे। इनके लिए वॉलंटियर्स का नामांकन किया, हमने उनको चिन्हित किया है सभी को। 14,000 वॉलंटियर्स का आह्वान था, पर मुझे बताते प्रसन्नता है कि 17,500 वॉलंटियर्स ने अपनी सहमति वहाँ व्यक्त कराई है। हर व्यक्ति के घर पर 5 दिए जलाने की प्रार्थना की है। सभी प्रतिष्ठानों पर दीप लगेंगे और ये अद्भुत दीपों के माध्यम से मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि होगी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता जहाँ पर शिवालय हैं, बड़े मंदिर हैं, अपने स्थानों पर, हर घर में भी हैं, तो लोग इस दिशा में सभी जगह पर अपने महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान का आशीर्वाद लेना और उनके प्रति अपने श्रद्धा के भाव के जागरण के साथ जो कर सकता है वो कार्यकर्ता सब करेंगे। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर महाशिवरात्रि के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। वहीं पार्टी का ये भी कहना है कि उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर में उसी के काम को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। हम लोगों ने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी वाले उसको शो करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से महाकाल मंदिर पर कमलनाथ जी ने योजना बना के 300 करोड़ रुपए स्वीकृत करे थे और आज वो स्वरूप लेने लग गया है। जो काम शुरू हुआ है वहाँ पे लोगों को दिख रहा है कि उज्जैन आने वाले समय में कितना और सुंदर हो जाएगा, जहाँ पूरे विश्व के लोग आते हैं, केवल हिंदुस्तान के लोग नहीं आते हैं। महाकाल के दर्शन करने पूरे विश्व से लोग आते हैं और हमारी सभी की आस्था महाकाल में है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी धार्मिक कार्य हो उसको मन से और अच्छी भावना से करना चाहिए, ना कि उसका कोई राजनीतिकरण करना चाहिए। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीधा प्रहार करते हुए कहा कि हिंदू धर्म के आयोजन पर ही कांग्रेस को राजनीति नजर आती है। जो भी आयोजन हिंदू धर्म का बड़ा होता है वो उसी पे आपत्ति करते हैं और वहीं उन्हें धर्म की राजनीति समझ में आती है। बाकी दूसरे धर्म की राजनीति में उन्हें कोई धर्म की राजनीति समझ में नहीं आती है। हमारे भोपाल में कोई भी कितना बड़ा मेला लग जाए तब उन्हें धर्म की राजनीति समझ में नहीं आती है। ये कांग्रेस का सोच बताता है कि जब भी आयोजन कोई हिंदू धर्म का, वो उज्जैन में इतना बड़ा काम हो रहा है वहां पर, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में किया उससे जैसा काम मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, मुख्यमंत्री लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अब इसमें भी कांग्रेस अगर दीप जलाने को भी अगर वो राजनीति समझते हैं तो मैं समझता हूं, मुझे तरस आता है ऐसी सोच पर। बीजेपी की शिव भक्ति को सियासत से जोड़ने की वजह यह भी है कि पीएम मोदी पहले केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करते दिखे, फिर विश्वनाथ कॉरिडोर से बहुसंख्यक वर्ग को साधते दिखे। अब देश के दिल को भक्तिमय बनाने के लिए महाकाल कॉरिडोर पर फोकस किया जा रहा है। उसी के तहत महाशिवरात्रि पर दीपोत्सव भी मनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या राम के बाद बीजेपी शिव के जरिए सियासत के सिंहासन तक पहुंचना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और महाशिवरात्रि के पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बांदकपुर के जागेश्वर मंदिर में सफाई करते हुए नजर आए। दमोह के जागेश्वर मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है। मेले से पहले प्रहलाद पटेल अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और साफ सफाई शुरू कर दी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।